to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने ईडी के अरेस्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड वाले फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसडी एसवी राजू। क्या कहा दोनों पक्षों ने? पहले बात रखी केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में मौजूद अभिषेक मनु सिंघवी ने। उनकी दलीलें आपको बताते हैं। पहली दलील ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट में रखी। पहली दलील ये कि बिना पर्याप्त सबूतों के एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। ये लोकतंत्र पर हमला है। अरेस्ट का एक ठोस कारण होना चाहिए। ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी दलील, पूरे मामले में केजरीवाल की कोई भूमिका अभी तक पता नहीं चली है। इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब चुनाव मुहाने पर हैं, चुनाव होने ही वाले हैं। तीसरी दलील, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ये लाइन जो है ये पिछले कुछ वर्षों में ईडी की तरफ से सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल की गई दलील है। अपने मन मुताबिक इस बात का इस्तेमाल करके ईडी किसी भी रिमांड को बढ़वा रही है। चौथी दलील, ईडी से ये कहा गया था कि आपको पूछताछ ही करनी है तो वीडियो कॉल पर कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि आप अगर गिरफ्तार न करने की बात कहें तो घर आकर भी पूछताछ कर सकते हैं। अगर उद्देश्य पूछताछ करना ही था तो क्या ईडी ने इनमें से एक भी तरीका ट्राई किया? और पांचवी दलील, ईडी कह रही है कि केजरीवाल बाहर रहे तो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर उन्हें यानी केजरीवाल को ये करना ही था तो उनके पास अरेस्ट से पहले भी पर्याप्त समय था, तो ईडी की ये बात भी बेबुनियाद है। तो ये पांचों दलीलें अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में रखी। इस पर ईडी ने कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने अभी केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की अर्जी नहीं दी है। तो क्या केजरीवाल 28 मार्च को रिमांड खत्म होने के बाद बाहर आ सकते हैं? इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। ईडी और सीबीआई की रिमांड्स की इन बातों के बीच केजरीवाल कब तक जेल में रह सकते हैं और जमानत मिलने की संभावना कितनी दिख रही है, ये सवाल हमने पूछा इंडिया टुडे में ईडी से जुड़े मामलों को कवर करने वाले जर्नलिस्ट मुनीश पांडे से। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, वो देखिए मुश्किलें अभी बढ़ेंगी उनकी, और बढ़ेंगी इसके लिए क्योंकि 28 तारीख को जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, बहुत मुमकिन है और सूत्रों का ये कहना है कि ईडी फिर से कस्टडी मांगेगी। और बहुत मुमकिन है, जो ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसमें 3-4 दिन का और उनको कस्टडी मिल जाएगा अरविंद केजरीवाल का। मुश्किल क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ईडी कस्टडी में वो पहले से ही है। सीबीआई एक एप्लीकेशन देने वाली है कोर्ट के सामने। उन सीबीआई का ये कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल को अपने मामले में गिरफ्तार करना चाहते हैं, और यहाँ पे 2 मामले चल रहे हैं। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। तो अगर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तो 2 ऐसी एजेंसियां होंगी जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी होंगी। मुश्किल भविष्य में इसके लिए बढ़ेगी क्योंकि अब उनको 2 मामलों में बेल लेना पड़ेगा। तो ये तो हुई जो केजरीवाल की रिमांड पर अदालत के भीतर जो जिरह हुई, जो बातचीत हुई, जो दलीलें पेश की गई उस पर बात। लेकिन अदालत ने फैसला क्या दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आज दिन भर इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद उन्होंने देर शाम गए जब इसका ऑर्डर भेजा है, तो उस ऑर्डर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। और उनका ये कहना है कि उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है। 2 अप्रैल तक ईडी को इस मामले में जवाब देना है। ये हुई केजरीवाल की रिमांड पर बात। इससे इतर एक सवाल लगातार बना हुआ है, केजरीवाल जेल में है तो दिल्ली सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और आप नेताओं की माने तो आगे भी नहीं देने वाले हैं। 27 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया। एक अलग बात है कि पूरे दिन सदन में बस हंगामा होता रहा, लेकिन जब सीएम जेल में है तो ये सत्र बुलाया किसने? इसका जवाब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के बयान में छिपा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 26 मार्च को एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।
भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले मामले पर सवाल उठा रही है। मैंने आज जैलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। और आज जो ऑर्डर कहा जो भारद्वाज जी ने, आज उन्होंने ऑर्डर नहीं दिखाया, वो समझ गए कि वो नकली ऑर्डर बना बैठे, उसमें जेल जाएंगे। ये प्रोटेस्ट जो आज वो कर रहे हैं, लोगों का शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इंडिया टुडे रिपोर्टर मुनीश पांडे ने इस पर 26 मार्च को एक रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेल से कथित तौर पर पारित हो रहे आदेशों पर ईडी भी संज्ञान ले रही है। ईडी का कहना है कि मुख्यालय के अंदर कोई भी सरकारी फाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, ना ही हिरासत में रहते हुए किसी से कोई भी साइन लिए जा सकते हैं। जेल के अंदर से आदेश पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है, हमने पूछा मुनीश पांडे से। ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कागज पे दस्तखत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कस्टडी के दौरान आपसे सिर्फ और सिर्फ जो केस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और चूंकि वो ईडी की कस्टडी में है, ईडी की कस्टडी के दौरान जो शराब घोटाला है कथित तौर पर, उस शराब घोटाले के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके जो दूसरे इस मामले में आरोपी हैं, चाहे के कविता हो, चाहे जो इसमें चश्मदीद है जैसे सी अरविंद, ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि अगर कोई इस तरह का दावा कर रहा है कि उन्होंने किसी भी ऐसे पेपर पर हस्ताक्षर किए हों जिसमें ये कहा जा रहा हो कि अरविंद केजरीवाल ने ये ऑर्डर पास किया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटी ये है कि अरविंद केजरीवाल रोज़ शाम को 7 बजे अपने वकील से मिलते हैं। कोर्ट का आदेश है कि वो अपने वकील से डेली मिल सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 7 बजे के वक्त डेली शाम को उनके वकील आते हैं। वकील को क्या उन्होंने अपनी जो बातचीत है उस दौरान कोई मौखिक आदेश दिया, जिससे कि बाद में आम आदमी पार्टी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल ने ये दस्तखत किए हैं, या फिर उन्होंने ऑर्डर पास किया हुआ है जनता के लिए? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके बारे में जानकारी जो ईडी है वो जुटा रही है। एक इंटरनल इंक्वायरी इसके लिए सेट किया गया है। ये पूरा मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 27 मार्च को ही एक जनहित याचिका लगाई गई। इसमें 3 मांगे की गई हैं। पहली मांग कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, अगर वो जेल से ही कुछ आदेश पास कर रहे हैं तो इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी मांग, उन्हें जेल में कंप्यूटर, प्रिंटर या कोई भी आदेश पारित करने से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने से रोकना चाहिए। और तीसरी मांग है कि अगर केजरीवाल जेल से ये आदेश पास कर भी रहे हैं तो ये आदेश बाहर किसके माध्यम से आ रहे हैं? अगर इसमें सरकार से जुड़े लोगों के अलावा भी कोई शामिल है तो ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ का भी उल्लंघन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पत्नी के जरिए कोई आदेश कैबिनेट के लिए भिजवा रहे हैं? क्या वाकई में कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चला सकता है? क्या इससे गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं होता? इस मामले पर संविधान क्या कहता है? हमने पूछा संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य से। गिरफ्तारी के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर रहता है, क्योंकि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप खत्म नहीं हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर है। अगर गिरफ्तारी के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर है तो नेचुरली वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीफ मिनिस्टर के रूप में फंक्शन कर सकते हैं। ये थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के मुताबिक कोई उस पर कोई बार नहीं है। लेकिन जेल में रह के कैसे फंक्शन करेंगे, इसमें दिक्कतें हैं, क्योंकि जेल में वो फ्रीडम नहीं मिलता है उनको, क्योंकि जेल के रूल्स है तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें है। हाँ, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओवरकम किया जा सकता है अगर कोर्ट इंस्ट्रक्शंस दे जेल अथॉरिटीज को, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, इसलिए वो उनको फंक्शन करने का अधिकार है, चीफ मिनिस्टर के रूप में फंक्शन करने का अधिकार है। इसलिए उनको वो सुविधाएं दी जाए जो जरूरी है।
के लिए, जेल में रहते हुए भी। यानी यहाँ पर हमारे सामने दो पर्सपेक्टिव हैं। एक व्यावहारिक पक्ष है जो मुनीश ने बताया, जो कहता है कि रिमांड से आदेश देना, सरकार चलाना संभव नहीं है। दूसरा है संवैधानिक पक्ष, जो पीडीटी आचार्य ने बताया, जो कहता है कि संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता। इस पर आगे क्या होगा वो विचार और विवेचना का विषय है। कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट है। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला अदालतों में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आप लीगल सेल को फटकारा, कहा कि कोर्ट परिसर में कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और हुआ तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। अब आइए कोर्ट से बाहर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है। ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को इस केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मसले पर देश के बाहर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं और इन पर भारत सरकार ने सख्ती से कहा है कि हमारा आंतरिक मसला है। 25 मार्च को अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि उनकी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर रखे हुए है और वे उम्मीद करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बरबेना को तलब किया। 40 मिनट तक उनसे बात की गई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, कहा कि भारत में हो रही कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान ठीक नहीं है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इससे पहले जर्मनी ने भी 23 मार्च को इस मसले पर कहा था कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के लिए कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जर्मनी के भी इस बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। ये हुई अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दिन भर की अपडेट। अब एक और नाम पर बात करते हैं जो इस केस से ही जुड़ा है और जो नाम बीते 2 दिन से लगातार सामने आ रहा है। दरअसल 22 मार्च यानी जिस दिन ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिली थी, उस दिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने एक बात कही थी अरविंद केजरीवाल की ओर से। उन्होंने कहा था कि ईडी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है, केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं मिलता। फिर अचानक एक दिन एक आरोपी सरकारी गवाह बन जाता है, वो केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है, उसे बेल मिलती है और फिर इसी बयान को आधार बनाकर ईडी केजरीवाल तक पहुंच जाती है। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि ये कौन सा सरकारी गवाह है जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। तो ये सरकारी गवाह हैं हैदराबाद के बिजनेसमैन पी शरद चंद्र रेड्डी। रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को ईडी ने कथित शराब घोटाले के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप लगा कि रेड्डी उस समय वो जो साउथ ग्रुप है जिसका जिक्र बार बार होता है, उस साउथ ग्रुप का ही हिस्सा थे जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए और इसका इस्तेमाल पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। गिरफ्तारी को करीब 6 महीने ही बीते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मई 2023 को रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दे दी। 1 जून 2023 को रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराया है जिसके आधार पर ईडी ने आरोप लगाया है कि इस कथित स्कैम में केजरीवाल किंग पिन थे। जब रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था उस वक्त वो ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड नाम की कंपनी के
डायरेक्टर थे, अब नहीं हैं। औरबिंदो फार्मा वही कंपनी है जिसने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच 52 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी की गिरफ्तारी से पहले औरबिंदो फार्मा ने कुल 22 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे और इनमें से करीब 4.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। फिर रेड्डी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद औरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। बीजेपी ने ये बॉन्ड्स इसी महीने भुना भी लिए। रेड्डी को जमानत और उनके सरकारी गवाह बनने के करीब 5 महीने बाद यानी 8 नवंबर 2023 को औरबिंदो फार्मा ने फिर से 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सारे बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। यानी रेड्डी की गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद इस कंपनी ने बीजेपी को 34 करोड़ 50 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। इनमें से 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद दिए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि औरबिंदो फार्मा ने सिर्फ बीजेपी को ही चंदा दिया। अप्रैल 2021 में कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड तेलुगु देशम पार्टी को दिए। फिर अप्रैल 2022 में कंपनी ने 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति BRS, जिसका नाम पहले TRS था, BRS को दिए गए। ये हुई दिन भर की बड़ी खबर पर बात। अब सुर्खियों पर नजर। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। कश्मीर के संदर्भ में जब भी बात होती है तो इसे आगे का रास्ता प्रशस्त करने वाले तरीकों में से गिना जाता है। रिश्ते दो तरफा रहें, इसके लिए ये तीनों अहम हैं। इंसानियत को सुनिश्चित करने के लिए जिन बातों पर जोर दिया जाता है उनमें से एक है कि वहाँ से सैन्य दखल, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो बंदूकों की प्रेजेंस है, वो कम हो और आफ्स्पा जैसे कानून हटें। इसी दिशा में बड़ा बयान एक सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA, आफ्स्पा जिसको कहते हैं, उसको वापस लेने पर विचार करेगी। कश्मीर के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में शाह ने यह भी कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। शाह ने इंटरव्यू में कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम आफ्स्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। अमित शाह आफ्स्पा हटाए जाने की बात पहले भी कह चुके हैं। 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के कई स्थानों से आफ्स्पा को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और मेघालय पूरी तरह से वहां से आफ्स्पा हटा लिया गया है। वहीं असम 70% आफ्स्पा मुक्त हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के भी 3 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों से आफ्स्पा को हटा लिया गया है। नागालैंड के 7 जिलों और मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन पूर्णतया आफ्स्पा से मुक्त हो चुके हैं। अब इतनी बात हो गई है तो यह भी जान लेते हैं कि आफ्स्पा है क्या। आफ्स्पा, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 11 सितंबर 1958 को बना ये कानून सबसे पहले नागालैंड में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ा तो इसे 5 जुलाई 1990 को वहां भी लागू कर दिया गया था। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। कानून तोड़ने वालों को चेतावनी के बाद उन पर बल प्रयोग और यहाँ तक कि गोली चलाने का अधिकार भी मिल जाता है। जब तक केंद्र सरकार आदेश न दे, सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। कभी भी किसी की तलाशी आप ले सकते हैं। तो मूल रूप से ये समस्या कश्मीर के लोगों की ओर से कई बार आती थी कि सुरक्षा बल के जवान कभी भी किसी को रोक लेते हैं तलाशी के लिए। अमित शाह का आफ्स्पा को लेकर बयान सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। जहां तक आफ्स्पा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदगी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की आफ्स्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब
अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 34 साल से लागू आफ्स्पा को लेकर वहां के पब्लिक सेंटिमेंट कैसे हैं, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के श्रीनगर संवाददाता अशरफ वानी से। जो है कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए हैं जहां पर सुरक्षा बलों और सेना को इस कानून के तहत जो है इसकी आड़ में कई सारे जो है मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले जो है सामने आए हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से इसे हटाने के बारे में सोच क्यों रही है। अभी जिस अंदाज से अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विचार विमर्श करने की बात की है, तो जाहिर है कि अगर किसी इलाके में सरकार एक तरफ ये दावा करे कि वहां पर हालात बेहतर हुए हैं, कोई आतंकवाद नहीं है, आतंकवादी घटना नहीं हो रही है, वहां पर सरकार पर यह भी सवाल लगेगा फिर कि आखिर फिर उस जगह पर या उस इलाके में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों है, ये विशेष अधिकार जो है सुरक्षा बलों और सेना के जवानों को क्यों है। तो एक तो वो छवि जो है सरकार को बनानी होगी, उसके लिए जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक जो है जो हालात सामान्य हो गए हैं, आतंकवाद में कमी आई है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, उस बीच इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। दूसरी तरफ एक लोगों को चुनाव से पहले इस तरह की बात या इस तरह का दिलासा देना या इस तरह का स्टेटमेंट देना भी कुछ जो है लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है और राजनीतिक फायदा भी इससे हो सकता है कई सारे जो है इलाकों में राजनीतिक दलों को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जिस अंदाज से उत्तरी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कुछ इलाकों से हटाया गया है, तो जाहिर है कि अगर वहां से हटाया गया है हालात की बेहतरी के बाद, तो जम्मू कश्मीर में भी इसको हटाना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूर जो है एक मांग भी बनती है और एक कर्तव्य भी। तो ये तो बात रही आफ्स्पा की। अब बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही सुगबुगाहट पर भी कर लेते हैं। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इस वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और ये जनता का लोकतंत्र होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में जम्मू कश्मीर में अक्टूबर से पहले चुनाव कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को बदला गया है। नई परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिनमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की भी 24 सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटें होंगी POK को अगर हटा दें, जिसमें कश्मीर क्षेत्र से 47 और जम्मू के इलाकों से 43 सीटें शामिल की गई हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात कही थी। ये हुई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की बात। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां दिन भर 2 लोकसभा सीटों पर माथापच्ची चलती रही, रामपुर और मुरादाबाद। सबसे पहले बात रामपुर सीट की। इस सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन 27 मार्च तक यहां सपा का कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो सका। सीट सपा के लिए अहम है क्योंकि उनके लिए मजबूत सीट है। 2004 और 2009 में यहां से सपा के टिकट पर जया प्रदा जीती थी, 14 में बीजेपी जीती, 19 में फिर से सपा से आजम खान जीते, 22 में आजम की सांसदी जाने के बाद उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी जीत गई और अब आजम खान के गढ़ में काफ़ी जद्दोजहद के बाद सपा ने उम्मीदवार बनाया है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को। नदवी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं, मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन रामपुर जिला इकाई में आजम खान के समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दे दी है। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें। इसी बीच खबरें आई कि रामपुर में सपा नेता आसिम रजा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। इससे भी पार्टी की टेंशन बढ़ गई। खबरें हैं कि शिवपाल यादव खुद सीतापुर जेल जाकर आजम खान से बात कर सकते हैं इस बारे में। मुरादाबाद में भी सपा को कैंडिडेट चुनने में यही मुश्किल आ रही है। यहाँ से सपा ने सिटिंग सांसद ST हसन का टिकट काट दिया। टिकट मिला रुचि वीरा को, जिन्हें आजम खान का करीबी बताया जाता है। वो बिजनौर विधानसभा सीट से 2012 में सपा के टिकट पर हार गई थी। 2014 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुए और रुचि वीरा जीत गईं। 2017 में वो फिर हार गईं। इसके कुछ समय बाद सपा ने
पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2022 में वो बसपा के टिकट पर बिजनौर से लड़ी, हार गईं। इसके बाद फिर सपा में वापसी की और अब वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगी। एसटी हसन का टिकट कटने से उनका खेमा 27 मार्च की सुबह से ही इस बात को लेकर खासा नाराज था। बाद में एसटी हसन ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस विचारधारा को किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने की है रोज़ की तरह, और इन अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं लल्लन टॉप न्यूज़ रूम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी दिन की सुर्खी आई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से टिकट मिला है नवनीत राणा को और कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से टिकट मिला है गोविंद करजोल को। अमरावती सीट से नवनीत राणा 2014 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय वो शिवसेना के आनंद राव अदसुल से हार गई थी। 2019 में इसी सीट से वो लड़ी, लेकिन इस बार निर्दलीय, और इस बार वो जीती भी। उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर वो लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी चित्रदुर्ग सीट से बीजेपी के ए नारायण स्वामी सांसद हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के बीएन चंद्रप्पा को हराया था, जो 2014 में इसी सीट से जीत चुके थे। लेकिन बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद नारायण स्वामी की जगह टिकट दिया है गोविंद करजोल को। करजोल राज्य में बसवराज बोमई की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। चित्रदुर्ग में 1991 के बाद से कोई भी पार्टी अपनी जीत को रिपीट नहीं कर पाई है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ से बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन दिनों एक क्रम तोड़ना चाहेगी, इनकम टैक्स के नोटिसों का क्रम। आईटी विभाग ने कांग्रेस को 523 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कथित बेहिसाबी लेन देन के मामले में नोटिस भेजा है। यह ट्रांजैक्शन 2014 से 2021 के बीच का बताया जा रहा है। कांग्रेस पहले से ही आयकर विभाग के एक बड़े एक्शन को झेल रही है। उनसे 135 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। इसी एक्शन में कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस गई थी आईटी अपील ट्रिब्यूनल में, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब ये दूसरा नोटिस भी उनके दफ्तर में आ गया है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अमृता रॉय से फ़ोन पर बात की। उनके चुनाव प्रचार के बारे में जाना, क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में जाना। पीएम ने उनसे कहा कि केंद्र सरकार उन तमाम कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों से लूटे गए 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जा सके। पीएम ने अमृता रॉय से कहा कि इस बात वो जाए और बाकी लोगों को बताएं, यानी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों को बताएं। अमृता रॉय टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बीजेपी कैंडिडेट से फ़ोन पर बात की थी। वो थी रेखा पात्रा, जो संदेशखाली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। तो आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।